जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी विषय की कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आप सब उसे देखें और 100% लाभ प्राप्त करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमने लिया है वह है प्रश्न है पवन ऊर्जा पर संक्षेप टिप्पणी करें। यानी पवन ऊर्जा के बारे में जो जानते हैं उसे आप लोग को व्यक्त करना है, यानी टिप्पणी करना है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखा है कि बहती पवन से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी जो बह रहा पवन उससे जो प्राप्त होता है ऊर्जा उसे हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वायु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यानी वायु जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी उसे नया बनाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का उपयोग सैकड़ों वर्षों से नौ संचालन, अनाज पीसने में, सिंचाई के लिए, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का आर्थिक रूप से उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगह पर पवन चक्कियों का लगाया जाता है, जिससे द्वारा वायु की गति को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले समझिए कि यह जो पवन ऊर्जा है यह बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। उसके बाद यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यानी ये जो ऊर्जा का स्रोत है इसे नया बनाया जा सकता है ना? है कि नहीं? नया बनाया जा सकता है। पवन आज है, कल भी है, परसों भी है, तो उससे हम ऊर्जा रोज रोज बना सकते हैं। इसका प्रयोग आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले से नाव संचालन के रूप में किया जाता है। यानी जब राजा महाराजाओं के काल हुआ करता था उस समय नाव में कुछ पंख ऐसे कपड़े हुआ करते थे जिससे वह नाव संचालन के लिए कार्य करते हैं। इससे सिंचाई के लिए भी कार्य किया जाता है, अनाज पीसने में भी कार्य किया जाता है। अभी बहुत से वायरल रील आते होंगे जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आधुनिक परंपरागत चक्की दिखाया होगा जिससे पवन ऊर्जा से उपयोग करके हम करते थे। तो उस सब में उपयोग किया जाता है यह पवन ऊर्जा का। यह एक पवन चक्की होता है जो स्क्रीन में दिख रहा है, ऐसे पवन चक्की होता है, जैसे लगाते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो खनिज का जो संरक्षण है और प्रबंधन है क्यों आवश्यक है। तो खनिज का संरक्षण मतलब पहले समझ लीजिए। खनिज संरक्षण का मतलब होता है कि खनिज को बचाए रखना, खनिज को बचाना एवं सही से उपयोग करना। प्रबंध मतलब सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोग करना को ही कहा जाता है प्रबंधन। ठीक है, तो अरे सॉरी, यहां पर गलत लिखा गया। खनिज एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहां पर अ होगा, यहां पर नवीकरणीय हो गया है। यहां पर अनवीकरणीय होगा तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। और इसका अगर हम पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी सारे वीडियो में बनाता हूं उसका पीडीएफ उसी चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है। नवीकरणीय संसाधन है और उसकी मात्रा क्या है? सीमित है। कि इतना है तो इतना ही, भंडारण सीमित है। इसका पुनः निर्माण असंभव है, इसे पुनः फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन खनिज जो है वह उद्योगों का आधार है। यानी बिना खनिज के कोई उद्योग चल ही नहीं सकता है। उद्योग की कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना खनिज के। किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज का अति आवश्यक दोहन किया जा रहा है। यानी बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है खनिज का, जिससे उसके अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर खत्म हो जाएगा तो संकट उत्पन्न होगा ना। जैसे आज हम लोग
लोहे से बने कार चला रहे हैं, अगर मान लेते हैं लोहा ही खत्म हो जाए तो हमारे पोते किस में चलाएंगे, किससे गाड़ी बनाएंगे, सीमेंट से या फिर मिट्टी से खिलौना बनाएंगे, तो है ना चिंता की बात। तो वही चीज है, इसीलिए इसका संरक्षण और प्रबंधन अति आवश्यक है। इसका संरक्षण और प्रबंधन के लिए मैं अगले वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन का जानकारी दूंगा। तो तब तक इसे आप लोग देखते रहिए। 3 मार्क्स का आएगा तो आप लिखिएगा, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का आएगा तो आप लिखिएगा। अगर 5 मार्क्स का आता है तो इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। जल अथवा मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। यानी जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए 4 कारण देने के लिए कहा गया है। तो इसके रोकने का उपाय देखिए, जल प्रदूषण को रोकने का उपाय आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे इसे रोका जा सकता है। तो देखिए रोकते हैं कैसे, हमारे जो घर से सेफ्टी फिट निकलती है उसे हम लोग एक अच्छी जगह पर दें, मतलब अच्छी जगह नहीं, जहां उसका निपटारण हो वहां पर दें। साथ ही उसे ऐसे नदी में ना बहा दें, तो इससे एक जल प्रदूषण रोकेगा। जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए, जैसे कि गांव में अक्सर देखा जाता है कि बैल और भैंस सबको नदी में धोया जाता है, तो उसे नहीं धोना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण रुकेगा। लोगों को नदी, तालाब एवं झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए। झीलों में स्नान नहीं करेंगे तो उससे भी जल प्रदूषण रुकेगा। कीटनाशक या कवकनाशिनी आदि के रूप में नवीनीकरणीय योग्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो कीटनाशक तो नहीं है, कवकनाशिनी कीटनाशक कम, जिसका जहर कम है, उस तरीके से कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। प्लास्टिक आदि को नदी में नहीं बहाएंगे, प्लास्टिक आदि को हम लोग नदी में नहीं बहाएंगे। ठीक है, देखिए अब मृदा प्रदूषण के रोकथाम के उपाय निम्नलिखित है। अब मृदा प्रदूषण कैसा है, तो मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। वन जितना कट रहा है इससे ह्यूमस की क्षति होती है, तो वनों की कटाई को रोकना चाहिए। दूसरा, कम से कम रासायनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, मतलब रासायनिक खाद और उर्वरक का कम प्रयोग करना चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में, कम मात्रा में। अभी जितना पूरा प्रयोग होता है उतना नहीं। यानी लोगों को जैविक कृषि की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे मृदा प्रदूषण जो है वह रुक जाएगा। ठोस या अनुपयोगी पदार्थ जैसे कांच, पॉलीथीन आदि को मिट्टी में नहीं फेंक कर, यानी ठोस और जो पदार्थ है कांच, प्लास्टिक, ये सब को मृदा में नहीं फेंकेंगे। बहुविधि फसल प्रणाली का प्रयोग करके, यानी समय समय पर अलग अलग फसल लगाकर, जैसे कि धान का सीजन में धान लगाएं, उसके बाद गेहूं लगाएं, फिर गेहूं या चना, उसके बाद सरसों, कुछ उस तरीके से पदार्थ हम बार बार मतलब बदल बदल के खेती करेंगे, तो उससे मृदा प्रदूषण रुक सकता हूं। आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से, या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करें तो। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों के विस्तृत व्याख्या करें। कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं, और इसके जो घटक हैं उनकी व्याख्या कीजिए। यानी जिसके कारण जनसंख्या बढ़ता है, घटता है या सीमित रहता है, उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि पहले समझ लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में निवासियों की संख्या में एक निश्चित समय के भीतर, यानी जैसे 10 वर्ष में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी 10 वर्ष के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, कितना जनसंख्या बदला। जैसे कि एक गांव है, 2011 में मान लेते हैं एक गांव की जनसंख्या 800 था, वही जनसंख्या 10 वर्ष बाद यानी 2021 को 800 से
हो गया 1200। तो ये जो बढ़ा इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। समझ में आया? इसे ये जनसंख्या वृद्धि है, इसे हम लोग कुल संख्या या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वृद्धि का प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं, यानी जो घटक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि को होगा, यहाँ पर के का हो गया, जनसंख्या वृद्धि को, यहाँ पर को लिखा होता थोड़ा सा, को होगा, यहाँ पर के जगह पर ओ का लगेगा इस जगह पर। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं। तो देखिए, जनसंख्या जो वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले 3 घटक हमें देखने को मिलता है। पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। क्या क्या? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो जन्म दर किसे कहते हैं? यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्याओं पर जीवित रहने वाले शिशुओं की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या दर जन्म दर कहते हैं। क्या? कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित रहने वाले शिशुओं की संख्या को उस क्षेत्र की जन्म दर कहते हैं। समझ में आया? कि प्रत्येक 1000 जनसंख्या में 1000 जनसंख्या अगर है किसी गांव में, तो वहां पर कितने शिशु जीवित हैं, 1000 जनसंख्या में कितने शिशु जीवित हैं, उसी को कहते हैं जन्म दर। यानी 1000 में जितना है, मान लेते कितना है, मान लेते हैं 990 जन्म है, तो इसी को कहते हैं जन्म दर। 1000 में 990 शिशु जीवित हैं, तो उसे कहेंगे जन्म दर। आशा करता हूं समझ में आया जन्म दर। ये जो जन्म दर है, ये जनसंख्या की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनसे उन क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। कभी को भी, यह अच्छी स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। यानी स्वास्थ्य ठीक है तभी तो आज जन्म दर बढ़ा हुआ है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो जन्म दर कैसा होता? बच्चे तो मर जाता, बच्चे पैदा होने के बाद मर जाता है, 1-2 साल 3 साल बाद मर जाता है, तो वह है जन्म दर। स्वास्थ्य ठीक है तभी तो जन्म दर बढ़ेगा। अब देखिए, मृत्यु दर दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पर, कि किसी क्षेत्र विशेष में यहाँ पर पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्याओं में मृत्यु होने की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। उसमें प्रति 1000 में जन्म लेने को जन्म दर कहते हैं, इसमें प्रति 1000 के मृत्यु होने को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, यह जनसंख्या को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक में से एक है। ठीक है, क्या है मृत्यु दर? समझ में आ गया कि 1000 जनसंख्या पर जितने लोग मरे उसको कहते हैं मृत्यु दर। ठीक है, अब आते हैं प्रवास में। देखिए, प्रवास क्या है? प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। यानी जो कोई पढ़ाई के उद्देश्य से, कोई काम के उद्देश्य से, जैसे कि अभी गांव देहात में बहुत सारे मजदूर ऐसे देखने को मिलते हैं जो दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए, काम के उद्देश्य से दूसरे राज्य जाते हैं। या फिर कोई छात्र भी देखने को मिला होगा जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे, तो उसे प्रवास कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। जैसे कोई अभी आप लोग इंटर कर रहे हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, तो कुछ बड़े शहर में जाकर कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो आपको घर से वहां जाके रहने पड़ेगा, तो उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। प्रवास में भारी मात्रा में जनसंख्या का अंतर देखने को मिलता है।
यानी प्रवास जो है इसमें जनसंख्याओं का अंतर देखने को मिलता है। यानी किसी क्षेत्र का जनसंख्या कम हो जाता है और किसी क्षेत्र का जनसंख्या बढ़ जाता है। मान लेते हैं कोई एक गांव है जहां से 100 आदमी काम करने के लिए पटना चले गया, तो गांव का जनसंख्या 100 घट गया और पटना का जनसंख्या 100 बढ़ गया। तो यह है जनसंख्या में अंतर, जिससे किसी एक क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और दूसरे क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। जैसे परिस्थितियों का भी सामना, जैसे परिस्थिति सामने आती है, यह भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रवास किसी भी उद्देश्य से हो सकता है, व्यवसाय के उद्देश्य से भी, उच्च शिक्षा के उद्देश्य से भी हो सकता है। तो मैंने यह वीडियो इतना ही बनाई है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट और ये सारे PDF चाहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।